हेलो फ्रेंड्स एंड बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कौटिल्य आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम अपनी इस क्लास में जनरल अवेयरनेस को कवर कर रहे हैं। जनरल अवेयरनेस के बहुत सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, लगभग 17 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स देखा था, राइट, कि कितने टाइप के अकाउंट होते हैं, ठीक है, कौन सा अकाउंट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो हमने जो देखा था उसमें था नॉस्ट्रो अकाउंट, वॉस्ट्रो अकाउंट, लोरो अकाउंट, है ना, एस्क्रो अकाउंट भी हमने इसी में देखा था, राइट। तो काफ़ी सारे अकाउंट जो है वो हमने कवर कर लिए थे, राइट। आज की जो क्लास है वो इसी को आगे बढ़ाते हुए, इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हमने लोन भी पढ़ा था, है ना। तो आज की जो क्लास है वो उसमें हम लोन भी कवर करेंगे, जो दो टाइप्स के लोन हमारे रह गए थे, सिंडिकेट लोन वगैरह जो रह गए थे, है ना, उसको हम कवर करेंगे। और जो पहले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा इसमें रिटन फॉर्म में हम देखेंगे कि हम उसको लिखेंगे कैसे, उसमें एक्स्ट्रा क्या एडिशनल हो सकता है, ठीक है। तो आज की जो क्लास है उसे स्टार्ट करते हुए सबसे पहले कल हमने देखा था नॉस्ट्रो। नॉस्ट्रो को हम क्या बोल रहे थे कि भाई नॉस्ट्रो वो अकाउंट है, नॉस्ट्रो कौन सा अकाउंट था, नॉस्ट्रो वो अकाउंट था जो कौन खोल रहा था, इंडियन बैंक खोल रहा था किसी विदेशी बैंक में, राइट। जब इंडियन बैंक किसी विदेशी बैंक में अपना खाता खोलता है तो हमने उसको क्या कहा था, नॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। अब देखो नॉस्ट्रो अकाउंट ये वो खाता है जो एक बैंक के द्वारा दूसरे बैंक में रखा जाता है, यह ग्राहकों को दूसरे बैंक खाते में पैसा जमा करने की अनुमति देता है, ठीक है। वही चीज़ है कि भाई एसबीआई अगर सिटी बैंक के अकाउंट में खाता खोलेगा तो इसको हम बोलेंगे क्या, नॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। एसबीआई सिटी बैंक के अकाउंट में जब खाता खोलेगा तो इसको हम बोलेंगे नॉस्ट्रो अकाउंट, क्या बोलेंगे, नॉस्ट्रो अकाउंट। नॉस्ट्रो अकाउंट प्राय तब यूज़ किया जाता है जब किसी बैंक की और देश में कोई शाखा नहीं होती है। देखो हमने कल पढ़ा था कि एसबीआई की सिटी बैंक में कोई भी ब्रांच नहीं है, ठीक है। इस सिचुएशन में हम क्या पढ़ रहे थे कि भाई नॉस्ट्रो अकाउंट है, ठीक है। नेक्स्ट है वॉस्ट्रो क्या होता है। तो देखो वॉस्ट्रो क्या था कि जब कोई बैंक जो है वो भारत में आता है, क्या कोई बैंक जो है वो भारत में आता है, सपोज करो सिटी बैंक अगर इंडिया में आकर अपनी ब्रांच खोलता है तो इसको जो अकाउंट जो है एसबीआई में ओपन करना पड़ेगा क्योंकि उसे रुपीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। और रुपी के लिए वो लोन किससे लेगा, इंडियन बैंक से लेगा। सपोज करो इंडियन बैंक कौन सा है, एसबीआई, ठीक है। एसबीआई ने इसको क्या दिया है, लोन दिया है, ठीक है। अभी लोन दिया है तो इसको अकाउंट खोलना पड़ेगा बैंक में। तो ये जो अकाउंट है जो इसका इसमें खुलेगा ये अकाउंट कहलाएगा वॉस्ट्रो अकाउंट, क्या कहलाएगा, वॉस्ट्रो अकाउंट। बेसिकली ये सारे खाते जो होते हैं वो विदेशी मूल्य वर्ग में खोले जाते हैं, लिखा ही है, ठीक है। क्या लिखा है कि भाई फॉरेन डोमिनेशंस में हमें डिनोमिनेशंस में हमें खोलते हैं, ठीक है, ओके। ये बेसिकली जो नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट है हम इसमें ब्रीफिंग कल पढ़ चुके हैं, आज बस हम थोड़ा सा देखेंगे। देखो अब एक चीज़ ये है, क्या है एक चीज़, देखो ये है नॉस्ट्रो अकाउंट और वॉस्ट्रो अकाउंट। अगर हमको दोनों को समझना है, ठीक है, एक सिचुएशन ये आती है कब, इंडिया में कोई इंडियन बैंक है, ठीक है, और स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक है, सपोज करो, ठीक है। अब इंडियन बैंक का अगर स्विस बैंक में खाता है, क्या इंडियन बैंक अगर अपना खाता स्विस बैंक में खोलता है तो ये क्या कहलाएगा, नॉस्ट्रो अकाउंट कहलाएगा, किसका, भारतीय बैंक का, समझ रहे हो, है ना। भारतीय बैंक का नॉस्ट्रो अकाउंट कहलाएगा क्या, इंडियन बैंक में अगर अकाउंट रहेगा। नेक्स्ट है ये कैसे अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अपोजिट सिचुएशन आती है कि भाई इंडिया में कोई भारत का बैंक आता है, सॉरी इंडिया में कोई फॉरेन बैंक आता है और फॉरेन बैंक कहता है कि भाई मुझे इंडिया में काम करना है, मुझे रुपीज़ की ज़रूरत है, लोन दो। तो लोन देने के लिए वो इंडियन बैंक में अपना अकाउंट खोलेगा। तो जब फॉरेन बैंक इंडियन बैंक में अपना करंट अकाउंट ओपन करता है तो ये सिचुएशन हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी सिचुएशन कहलाती है कि हमने वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन किया है, ठीक है। इसको हम कल बहुत ही विस्तार से पढ़ लिया था, इसलिए आज थोड़ा हम स्पीड में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लोरो अकाउंट। लोरो अकाउंट क्या था कि भाई जब एक विशेष प्रकार का बैंक खाता जिसे किसी दूसरे देश में किसी विदेशी बैंक द्वारा बनाए रखा जाता है, ठीक है। जब देखो सपोज करो एसबीआई और सिटी बैंक अब विदेश में गया है पंजाब नेशनल बैंक, है ना। अब पंजाब नेशनल बैंक कह रहा है कि भाई मुझे भी अपना खाता जो है यहाँ खोलना है, मुझे भी अपनी शाखा यहाँ खोलना है। और सपोज करो कि वहाँ कोई दूसरा बैंक नहीं है जो इसको इतना पैसा दे सकता है सिटी बैंक के अलावा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि भाई देखो पंजाब नेशनल बैंक अब जिसका नॉस्ट्रो है ऑलरेडी वो किसी और के साथ नॉस्ट्रो नहीं ओपन कर सकता, मतलब पंजाब नेशनल बैंक सिटी बैंक के पास वापस नहीं जा सकता कि भाई सिटी बैंक दो
कुल मिला के 2 नॉस्ट्रो अकाउंट नहीं ओपन कर सकता है अपने पास। तो इस सिचुएशन में क्या करेगा कि पंजाब नेशनल बैंक कह देगा कि हमारा खाता जो है एसबीआई में है, आप एसबीआई में पैसा देखो दे दो, हम एसबीआई से ले लेंगे। तो ये सिचुएशन क्या कहला रही थी, लोरो अकाउंट। क्या कहला रही थी, लोरो अकाउंट। ठीक है, तो ऐसा जो खाता है वो क्या कहलाता है, लोरो अकाउंट। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था स्वीप अकाउंट। स्वीप अकाउंट क्या होता है, ठीक है। स्वीप अकाउंट बेसिकली क्या था कि अगर हम अकाउंट ओपन करते हैं किसी बैंक में, और सेविंग अकाउंट पर हम चाहते हैं कि भाई इतने से एक लिमिट रख देते हैं हम, क्या कि भाई बैंक को हम बोल देते हैं कि भाई 10 लाख से ऊपर, क्या 10 लाख से ऊपर अगर पैसा तुम्हारे पास आ रहा है, या 1 लाख से ऊपर या 50,000 से ऊपर, वो हमारे ऊपर है, हम लिमिट बना रहे हैं। अगर इससे ज़्यादा पैसा मेरे अकाउंट में आ रहा है तो क्या कर दो, उसको क्या कर दो कि उसको स्वीप कर दो, स्वीप अकाउंट कर दो। मतलब कि भाई इससे ज़्यादा पैसा आएगा तो भाई उसको क्या कर दो, निवेश कर दो, या तो एफडी में या तो अदर किसी और चीज़ में क्या कर दो, निवेश कर दो उस पैसे को। ठीक है ना, वो चीज़ थी क्या, स्वीप अकाउंट। स्वीप अकाउंट एक बैंक या ब्रोकरेज अकाउंट होता है जो प्रत्येक कारोबारी दिन के अंत में अतिरिक्त धनराशि को स्वचालित रूप से उच्च ब्याज अर्जित करने वाले निवेश में स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है जो इसमें लिखा है, अ स्वीप अकाउंट इज अ बैंक और ब्रोकरेज अकाउंट दैट ऑटोमेटिकली डिपॉजिट्स एक्सिस फंड इनटू, मतलब कि जो ज़्यादा फंड होता है, इनटू हायर अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच ट्रेडिंग डे। मतलब कि एक दिन के ख़त्म होने के बाद की बात हो रही है। अगर एक दिन एंड हो जाता है और एक्स्ट्रा पैसा तुम्हारे अकाउंट में है तो वो पैसा किसके पास चला जाएगा, डायरेक्ट निवेश हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, ये तो हमने क्या पढ़ लिया, स्वीप अकाउंट क्या होता है। अब स्वीप अकाउंट के बाद हम देखते हैं कि भाई फ्लेक्सी अकाउंट क्या होता है। क्या होता है, फ्लेक्सी अकाउंट क्या होता है। तो देखो स्वीप अकाउंट जैसा ही फ्लेक्सी अकाउंट होता है, बस ये है कि स्वीप अकाउंट में हम सिर्फ एक बार बोलते हैं बैंक को, क्या कि भाई एक बार हम बैंक को बोलेंगे कि भाई बैंक क्या करे, इतने से ज़्यादा अगर पैसा हमारे पास आ रहा है तो उसको क्या कर दे, डिपॉजिट कर दे। बट फ्लेक्सी अकाउंट वो है जिसमें हम बार बार बैंक को बोलते हैं। ठीक है, बार बार बोलते हैं कि भाई एक बार बोल दिया दिन में 1 लाख आ गया, कभी हमारे पास 50 लाख आता है, कभी 40 लाख, मतलब हमारे पास हमें पैसे का ये नहीं है कि हमें इतना ही आना है। ठीक है, और हमें इतना ही बचा कर रखना है अकाउंट में। तो हम डेली के लेन देन खत्म होने के बाद हम बैंक से बोलेंगे भाई इतना आया है, इतना डाल दो, इतना बचा दो। समझ रहे हो, वो होगा फ्लेक्सी अकाउंट। नेक्स्ट था टाइप्स ऑफ लोन। लोन कितने प्रकार के होते हैं, क्या लोन पढ़ा था हमने। तो लोन बेसिकली देखो, भारत में हमने सेक्टर वाइज पढ़ा था, एक तो प्राइमरी सेक्टर और एक नॉन प्राइमरी। प्राइमरी सेक्टर मतलब वो सेक्टर जिस सेक्टर में बैंक चाहता है कि स्पेशल डेवलपमेंट हो, है ना, स्पेशल तरीके से वो सेक्टर जो हो उसको प्रायोरिटी देते हुए उसमें डेवलपमेंट करना चाहता है। ठीक है, किसी सेक्टर को जब बैंक स्पेशली प्रायोरिटी देते हुए उस पर क्या करना चाहता है, किसी भी तरह का क्या करना चाहता है, डेवलपमेंट करना चाहता है, तो वो सिचुएशन उस सेक्टर में बैंक क्या करेगा, अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, क्या फॉर एग्जाम्पल हम किसको ले सकते हैं, एग्रीकल्चर को ले सकते हैं। एग्रीकल्चर में अगर बैंक को डेवलपमेंट करवाना है और एग्रीकल्चर को अगर सरल बनवाना है तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि एग्रीकल्चर में बैंक क्या करेगा कि लोन को सस्ता कर सकता है ना। और नॉन प्रायोरिटी मतलब जिसको हमें प्रायोरिटी नहीं देनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्या, पीरियड बेस, या जिसको हम बोल सकते हैं, हाँ पीरियड बेसिस ही पढ़ा था, जिसमें हमारा था डिमांड लोन था। एक डिमांड लोन मतलब बैंक जब चाहे तब वो ऋण आपसे वापस ले सकता है, इसको बोलते हैं डिमांड लोन। एक था शॉर्ट टर्म लोन और एक था लॉन्ग टर्म लोन। मतलब कुछ ऐसे लोन होते हैं जो कम समय के लिए लेते हैं और कुछ ऐसे लोन जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म में हमने क्या पढ़ा था, होम लोन वगैरह पढ़ा था, है ना। होम लोन हमारा लॉन्ग टर्म लोन में आता है, राइट, है ना। तो इस तरीके की जो थी चीज़ें थी, ये सब हमने पढ़ लिया था कल। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये सब है। और नेक्स्ट था सुरक्षित, यानी कि बेसिकली जो 2 टाइप होते हैं वो है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। क्या है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। जो सिक्योर्ड है, क्या है, सिक्योर्ड है और अनसिक्योर्ड है। ठीक है, सिक्योर्ड मतलब आपने कोई सिक्योरिटी रख कर लोन लिया है। फॉर एग्जाम्पल आप सिक्योरिटी के रूप में अपने ज़मीन के पेपर रख कर चले जाते हैं बैंक के पास कि भाई ये लो मेरी सिक्योरिटी, या फिर आप कह सकते हैं कि भाई गोल्ड रख कर चले गए, हम उतने अमाउंट का हमने गोल्ड रख दिया जितने अमाउंट का हमने लोन लिया है, ताकि अगर हम रिटर्न नहीं कर पाते हैं तो बैंक क्या होता है उसका यूज़ करके उसको कैश करा सकता है। इस सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं, बैंक का उस पर क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है ना।
तो ये सिचुएशन क्या कहलाएगी, ये जो है इसको हम बोलेंगे सिक्योर्ड लोन। नॉन सिक्योर्ड लोन या अनसिक्योर्ड लोन हम किसे बोलेंगे कि हमने किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं रखी है। फॉर एग्जाम्पल पर्सनल लोन, क्या पर्सनल लोन, पर्सनल लोन में क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं रख रहे हैं, तो बस वही चीज़ है, ठीक है। और यहाँ लिखा भी आपको वही मिलेगा, ठीक है, इससे हटके कुछ और ऐसा नहीं लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है कि भाई असुरक्षित ऋण, तो असुरक्षित ऋण हमने पढ़ लिया। सेकंड है डिमांड, डिमांड मतलब ऋणदाता द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना, लोन्स दैट कैन बी विड्रॉल बाय द लेंडर एट एनी टाइम विदाउट प्रायर नोटिस, मतलब कि पहले नोटिस दिए बगैर ही बैंक अगर लोन मांग लेता है, ठीक है, वो सिचुएशन। नेक्स्ट है सब्सिडाइज्ड, सब्सिडाइज मतलब कि किसानों या छात्रों जैसे विशिष्ट श्रेणी के उधारकर्ताओं को कम ब्याज दर पर ऋण देना, ये भी मतलब सब्सिडी देना एक तरीके से, ठीक है, सब्सिडी देना, तो ऐसा लोन क्या कहलाएगा, सब्सिडाइज लोन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रियायती ऋण, या जिसको हम बोलते हैं कंसेशनल लोन, ठीक है, कंसेशनल लोन। इसमें क्या होगा, कृषि या लघु व्यवसाय जैसे मतलब कि लाइक एमएसएमई कह सकते हो आप, या फिर एग्रीकल्चर कह सकते हो, इन क्षेत्रों में हम गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहते हैं और इसके लिए हम क्या करते हैं कि रियायती दर पर लोन देते हैं। तो लगभग सब्सिडाइज लोन और आप कह सकते हैं रियायती यानी कि कंसेशनल लोन लगभग एक जैसे ही होते हैं, ठीक है, दोनों में ही हम क्या कर रहे हैं, ब्याज दर को कम कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने लोन के कुछ टाइप्स पढ़े थे। एक टाइप हमने पढ़ा था टीजर लोन, टीजर लोन क्या था, टीजर लोन वो लोन था जिस लोन पर हम क्या कर रहे थे, टीजर लोन पर कि किसी भी तरीके का आप कह सकते हैं लाइक होम लोन है ना, हम लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले रहे हैं, बट होम लोन में क्या हो रहा था, समय के साथ क्या था, इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था, क्या हो रहा था, इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, मतलब टीजर लोन वही होता है जिसमें क्या होता है, समय के साथ इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, क्या कि समय के साथ इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाता है, यानी कि ब्याज दर में वृद्धि। कैसे, तो देखो तुमने होम लोन लिया, कितने साल का लिया, सपोज करो 10 साल का या 5 साल 15 साल का लिया, क्या 10 से 15 साल का तुमने होम लोन ले लिया, ठीक है, 10 साल का या 15 साल का, ठीक है। अब पहले साल तुमने जब लोन पे किया तो उस पर तुम्हें 10% की ब्याज इंटरेस्ट रेट देना पड़ा, बट जब सेकेंड ईयर तुमने पे किया तो तुमको कितना देना पड़ा भाई, 10.5%। कारण क्या था, कारण ये था कि भाई महंगाई बढ़ गई थी। अब ये सब चीज़ें मैं कल रिपीट कर चुकी हूँ तो आज नहीं बताऊँगी कि मनी की वैल्यू कम हो जाने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि एक टाइम बाद 10-15 साल बाद जो आपने लोन लिया है उस पैसे की कोई कीमत नहीं बचेगी, उस पैसे की कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जैसे महंगाई बढ़ती जाती है वैल्यूज जो होती हैं वो कम होते जाती हैं, समझ रहे हो, ठीक है। टीजर लोन के बाद हम देख रहे थे सिंडिकेट लोन, लाइक है ना, राइट है ना, क्या देख रहे थे हम, सिंडिकेट लोन क्या होता है, सिंडिकेट लोन हम देख रहे थे। तो बेसिकली सिंडिकेट लोन जो होता है वो इंटरनेशनली यूज होता है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि जब ग्रुप ऑफ बैंक क्या करता है, ग्रुप ऑफ बैंक आपको लोन देता है, क्या ग्रुप ऑफ बैंक जब आपको लोन देता है मतलब कि कोई एक बैंक से नहीं, आपको एक से अधिक बैंक से क्या मिले, लोन मिले, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम डिमांड ज़्यादा कर लेते हैं, लाइक मुकेश अंबानी टाइप के लोग अगर बाई चांस इन्होंने 10 लाख करोड़ का लोन मांग लिया, क्या 10 लाख करोड़ का लोन मांग लिया, एक बहुत अच्छे क्रेडिटर हैं, एसबीआई से मांगा, एसबीआई ने कहा इतना सारा पैसा मैं एक इंसान को तो नहीं दे सकता हूँ, क्या इतना सारा पैसा मैं एक इंसान को कैसे दे दूं, क्या भरोसा कर लूं भाई रिटर्न कर दे, भाई ठीक है चलो कर भी देगा, लेकिन फिर भी एक रिस्क है, एक सिचुएशन बनी हुई है कि भाई नहीं किया तो, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि एसबीआई के पास ऑलरेडी बहुत सारे बैंक क्या क्या कहकर जाते हैं, लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, एचडीएफसी बैंक टाइप के बैंक क्या करेंगे कि आएंगे और बोलेंगे कि भाई देखो अगर आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है तो आप हमारे पास आकर क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और हम सब मिलकर उस बंदे को क्या दे देंगे, लोन दे देंगे। तो इस सिचुएशन में एसबीआई क्या करेगा, लीडर का काम करेगा, क्या करेगा, लीडर सारी शर्तों को किस जो बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक इन दोनों ही बैंकों को एसबीआई की शर्तों को मानते हुए, क्योंकि एसबीआई इनको कस्टमर प्रोवाइड कर रहा है इसलिए इनकी शर्तों को मानते हुए ये दोनों बैंक भी क्या करेंगे, इसके साथ मर्ज हो जाएंगे और पैसा
इसको दे देंगे और इसके थ्रू पैसा इसको मिल जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली 3 बैंक ने मिलकर दिया है, पर नाम किसका आ रहा है, सिर्फ एक बैंक आ रहा है ना। ग्रुप ऑफ बैंक जब हमें लोन देते हैं तो ये काम होता है जब इंटरनेशनल लेवल पर, तो हम इसको कहेंगे सिंडिकेट लोन है। दूसरी चीज़ ये इंटरनेशनल लेवल पर है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर। दूसरी चीज़ ये कैसा होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। कैसा होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये दोनों स्पेशलिटी है सिंडिकेट लोन की, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है कि जो लीडर बैंक होता है वो सिर्फ एक होता है। एक होता है मतलब कि जिस बैंक के पास जो उधार करता है, जो बोरोअर है, वो आ रहा है लोन लेने के लिए, वो बैंक क्या करेगा, लीडर का काम करेगा, उसकी सारी शर्तों को मानना पड़ेगा किसको, बाकी के 2 बैंकों को। वहीं अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट सिचुएशन जिसको हम बोलते हैं कंसोर्टियम, क्या, कंसोर्टियम। तो कंसोर्टियम लोन में होता क्या है, कंसोर्टियम लोन में उसमें सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है कि होता वो ग्रुप ऑफ बैंक से ही है, क्या, ग्रुप ऑफ बैंक, मतलब कि आपको बैंक का समूह मिलकर ही लोन देता है, ठीक है। बट सिचुएशन यहाँ पर थोड़ी सी अलग हो जाती है। क्या हो जाती है कि भाई एसबीआई के पास आए अंबानी जी, उन्होंने कहा मुझे इतने का लोन चाहिए, एसबीआई इतना सारा पैसा नहीं दे पा रहा है, तो एसबीआई खुद जाएगा किसके पास, एचडीएफसी बैंक के पास, और सपोज करो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, ठीक है, कि भाई मेरे पास ऐसे ऐसे कस्टमर है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, बट मैं चाहता हूँ क्योंकि वो कस्टमर अच्छे हैं तो मैं चाहता हूँ कि उनको लोन दूँ। तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, टाई अप कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी हेल्प कर दो। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि एसबीआई को इन दोनों बैंकों के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, है ना, इन दोनों बैंकों के अकॉर्डिंग एसबीआई को काम करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सिचुएशन कहलाएगी कंसोर्टियम लोन। ये क्या कहलाएगा, कंसोर्टियम लोन। दूसरी चीज़ ये कैसा रहेगा, डोमेस्टिक रहेगा। कैसा काम करता है ये, डोमेस्टिक लेवल पर काम करता है। अगर इंटरनेशनली आपको कोई ग्रुप ऑफ बैंक का लोन, बैंक अगर कोई ग्रुप ऑफ बैंक आपको इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया आकर लोन दे रहा है, तो वो सिचुएशन कहलाएगी कि वहाँ आपको सिंडिकेट लोन मिला है। बट अगर आपको इंडिया में ही ये तीनों बैंक मिलकर इनको लोन दे रहे हैं, तो ये सिचुएशन कहलाएगी कि आपको कंसोर्टियम लोन मिला है। कैसा, कंसोर्टियम। दूसरी चीज़ ये कैसा होता है, शॉर्ट टर्म होता है। कैसा होता है, शॉर्ट टर्म होता है। वो कैसा था, लॉन्ग टर्म था। अंतर यही है इनमें, लेकिन दोनों में ही सिमिलैरिटीज़ क्या है कि ग्रुप ऑफ बैंक से हमें लोन मिलता है, एक बैंक से नहीं, एक से अधिक बैंक हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लीड कौन कर रहा है, बाकी के 2 बैंक, लेकिन वहाँ पर लीड कौन कर रहा था, सिंडिकेट बैंक। कौन लीड कर रहा था, सॉरी, सिंडिकेट लोन में बाकी के 2 बैंक नहीं, बल्कि जो सेंट्रल बैंक यानी कि एसबीआई, ये लीड कर रहा था। बट यहाँ पर लीड कौन करेंगे, बाकी के 2 बैंक लीड की सिचुएशन में रहेंगे। ये है क्या, कंसोर्टियम लोन। क्या बोलेंगे हम इसे, कंसोर्टियम लोन, ठीक है। ये तो हो गए भाई लोन के टाइप्स, क्या, कि भाई कितने टाइप के लोन होते हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब एक सिचुएशन ये आती है, एक चीज़ जिसे हम कहते हैं कि भाई हम अगर किसी बैंक से लोन ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम सिक्योर लोन पढ़ रहे हैं, राइट। तो जब हम सिक्योर लोन पढ़ रहे हैं तो सीधी सी एक बात है कि सिक्योरिटी होती है। क्या होती है, सिक्योरिटी होती है ना, कि हमें सिक्योरिटी रखनी होती है। तो वो सिक्योरिटीज़ कितने टाइप की होती हैं, है ना, सिक्योरिटी कितने टाइप की होती है। तो देखो सिक्योरिटी बेसिकली 4 टाइप की होती है। कैसी होती है, 4 टाइप की हमें सिक्योरिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। प्रतिभूतियां जिन्हें हम बोलते हैं, ये हमें 4 टाइप की देखने को मिल सकती हैं। कितने टाइप की, 4 टाइप की हमको प्रतिभूतियां देखने को मिल सकती हैं। ठीक है। अब 4 टाइप की जो प्रतिभूतियां होती हैं उसमें कौन कौन सी होती हैं, तो देखो 4 प्रतिभूतियों में 4 टाइप्स हैं, ठीक है। सिक्योरिटी, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं हम, हमारे टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। क्या, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी हमारे पास 4 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं, ठीक है ना। 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स कौन कौन से हैं हमारे पास, देखो पहला होता है जिसे हम कहते हैं मोर्टगेज। क्या कहते हैं, मोर्टगेज, ठीक है। दूसरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, लीन। क्या कहते हैं, लीन। तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं प्लेज।
ठीक है। और चौथा होता है जिसे हम कहते हैं हाइपोथिकेशन। क्या होगा? हाइपोथिकेशन। ये 4 टाइप होते हैं किसके? सिक्योरिटीज के। ठीक है। अब ये जो सिक्योरिटीज हैं, 4 टाइप्स की जो सिक्योरिटीज हैं, इन चारों पर शर्तें लागू होती हैं कि ये चारों होते क्या हैं। तो देखो, जब बात आती है मोर्टगेज की, जब हम मोर्टगेज से लोन लेते हैं, ठीक है, तो मोर्टगेज का मतलब क्या होता है? तो मोर्टगेज का बेसिक मीनिंग होता है कि जब हम बैंक के पास कोई ऐसी सिक्योरिटी रखते हैं जो इमूवेबल हो। कैसी हो? इमूवेबल सिक्योरिटी। क्या रख रहे हैं हम बैंक के पास? इमूवेबल सिक्योरिटीज। तो हम इसे क्या बोलेंगे? इमूवेबल सिक्योरिटीज लाइक होम। क्या? हमने घर गिरवी रख दिया, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या घर गिरवी रख दिया? घर गिरवी रख दिया, है ना। जमीन गिरवी रख दी, ठीक है। कोई फैक्ट्री गिरवी रख दी। तो ये सिचुएशन हमारी क्या कहला जाएगी भाई? ये हमारा कहला जाएगा कि हमने कैसा लोन लिया है? मोर्टगेज लोन लिया है। कैसा लोन लिया है? मोर्टगेज लोन लिया है। मतलब हमने सिक्योरिटीज रख के लोन लिया है, और ऐसी सिक्योरिटीज जो इमूवेबल हैं। कैसी हैं? इमूवेबल सिक्योरिटीज हैं। ठीक है, ये क्लियर है। अब इसमें इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा होम लोन। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा होम लोन किस टाइप के लोन का प्रकार है, तो आप ये बोलेंगे कि वो क्या है? एक मोर्टगेज है। अब आप बोलेंगे होम लोन के लिए हम थोड़ी ना किसी चीज़ को गिरवी रखते हैं। भाई आप किसी को चीज़ को गिरवी रखो या ना रखो, बट इन दी एंड अगर आपने होम लोन लिया है और आपने ईएमआई पे नहीं की है, क्या आपने होम लोन लिया है और ईएमआई को आप पूरे तरीके से पेमेंट नहीं कर पाए हैं, लोन पेमेंट नहीं कर पाए हैं, तो घर किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा घर? घर हो जाएगा किसका? सरकार का, सॉरी बैंक का। किसका हो जाएगा? बैंक का। तो इसलिए होम लोन क्या हो गया? एक मोर्टगेज लोन हो गया। या फिर आपने ज़मीन के पेपर रख दिए हैं, ठीक है, ज़मीन के पेपर गिरवी रख के होम लोन लिया है और फिर घर बनाया है, तो ये सिचुएशन भी कैसी कहला रही है आपकी? मोर्टगेज में। किस में आएगी? मोर्टगेज में। ठीक है ना। तो जब हम कोई इमूवेबल चीज़, कोई भी इमूवेबल सिक्योरिटीज रख कर लोन ले रहे हैं, तो हम इसे कहेंगे कि हमने मोर्टगेज लोन लिया है। ठीक है ना। और इस सिचुएशन में क्या होता है कि भाई जो सामान रहता है, यानी कि जो सिक्योरिटी रहती है, ठीक है, वो किसके पास रहेगी भाई? पोजेशन जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पोजेशन। पोजेशन किसके पास रहेगा इसमें? इसमें रहेगा पोजेशन बोरोअर के पास। किसके पास रहेगा? विथ बोरोअर। मतलब कि ऐसा क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि भाई देखो, अगर आपने होम घर खरीदा है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपने होम लोन लिया है, तो देखो जब तक आप ईएमआई का पेमेंट कर रहे हो, सामान किसके पास है? आपके पास। घर किसका है? आपका। जब तक आप ईएमआई की प्रॉपर पेमेंट करते रहोगे, उस पर बैंक अपना कब्जा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो किसके साथ है भाई? पोजेशन किसका है? बोरोअर का है। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं कि लैंड, अब आपने ज़मीन की रखकर लोन लिया है, ठीक है, बट अब जब तक आप उसकी ईएमआई पे कर रहे हैं, क्या वो ज़मीन बेचकर बैंक आगे का काम कर सकता है? नहीं। जब तक आप उसकी ईएमआई पे कर रहे हैं, बैंक उस ज़मीन को हाथ भी नहीं लगाएगा, है ना। तो किसके साथ है पोजेशन? पोजेशन जो है वो बोरोअर के साथ है। मतलब कि भाई सिचुएशन क्या बन रही है कि बोरोअर स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है, ठीक है, जो जिसने लोन लिया है उसके पास से कुछ नहीं जाएगा जब तक वो प्रॉपर ईएमआई पेमेंट करता रहेगा। ठीक है। अब आती है नेक्स्ट, जिसको हम बोलते हैं लीन। क्या बोलते हैं? लीन। लीन क्या होता है? लीन एक ऐसी सिक्योरिटी होती है जिसका फ्यूचर में लीन, देखो बेसिकली मैंने क्या बताया था कि भाई ट्रेजरी बिल टाइप की जो चीज़ें हैं उस पर आप लोन नहीं ले सकते। ठीक है। ट्रेजरी बिल जो होता है, आप इस टाइप की सिक्योरिटीज़ पर लोन नहीं ले सकते, बट आप एफडी पर लोन ले सकते हैं, आरडी पर लोन ले सकते हैं। क्या? एफडी और आरडी पर लोन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई देखो ये ऐसी सिक्योरिटी है जिनकी पेमेंट फ्यूचर में होने वाली है, बट आप इनको गिरवी रखकर लोन जरूर ले सकते हैं। ठीक है। तो एफडी और आरडी को, आरडी जैसी चीज, मतलब कि ऐसी कोई सिक्योरिटी जिसकी पेमेंट इन फ्यूचर होगी, अभी नहीं हुई है, कब होगी? इन फ्यूचर होगी। तो अगर ऐसी कोई सिक्योरिटी आप क्या करते हैं, रखते हैं बैंक के पास और लोन लेते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका लीन। क्या कहलाएगा? लीन। इस सिचुएशन में जो पोजेशन होता है वो बैंक के पास होता है। ठीक है। क्या होता है? किसके पास होता है? बैंक के पास।
पोजीशन जो होता है वो किसके पास होता है, बैंक के पास होता है ना, किसके पास होता है, बैंक के पास होता है। क्यों भाई, आपकी एफडी तो बैंक के पास रखी है ना, आपने कुछ किया तो वो एफडी तो वो बैंक के ही पास है ना, सीधी बात है। तो पोजीशन आप एफडी किसके पास रख रहे हो, बैंक के पास रख रहे हो, है ना। तो आपकी सिक्योरिटी किसके पास है, बैंक के पास रखी हुई है ना। बैंक जब चाहे उसका यूज कर सकता है, आपकी एफडी का यूज बैंक जब चाहे तब कर सकता है, जब तक के लिए वो उसके पास रखी हुई है, समझ रहे हो। अब जैसे आपने एफडी रख दी और आरडी रख दी, कोई भी ऐसी लाइक आपने एफडी रख दी, आपने 10 लाख की एफडी करवाई और आपने लगभग इतने कुछ का लोन ले लिया, 10 लाख की एफडी करके आपने उसका लोन लिया, तो भाई ये 10 लाख तो बैंक के पास है ना, एफडी का सर्टिफिकेट तो बैंक के पास है। तो बैंक क्या करेगा, बैंक इसका यूज करेगा ना। अब बैंक क्या करेगा, इसका यूज कर लेगा। मतलब ये कि भाई बैंक सिक्योरिटी आपने रखी और बैंक ने इसका यूज कर लिया, ठीक है। तो पोजीशन किसके साथ चला गया, बैंक के साथ चला गया, ठीक है। बैंक क्या कर रहा है, इसका यूज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है प्लेज। क्या आता है, प्लेज। प्लेज क्या है, प्लेज जो है बैंक के पास, जब देखो आपने क्या रखा, यहाँ क्या रखा, इमूवेबल सिक्योरिटी आपने कहाँ रखी, मोर्टेज में रखी। यहाँ क्या रखी भाई, ऐसी कोई सिक्योरिटी जिसकी पेमेंट फ्यूचर में हो जाएगी। प्लेज में आप क्या रखेंगे, कोई मूवेबल सिक्योरिटी, क्या रखोगे, मूवेबल सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल मूवेबल सिक्योरिटी, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, ठीक है, या स्टॉक वगैरह जिसको आप कहते हैं, ठीक है। अगर ऐसी कोई भी चीज़ आप बैंक के पास रखते हैं तो ये सिचुएशन कहलाएगी कि आपने क्या लिया है, प्लेज। आपने ये सिक्योरिटी आपकी क्या कहलाती है, प्लेज कहलाती है। क्या कहलाती है, प्लेज। देखो लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने क्या 10 लाख का लोन लिया है और गोल्ड को गिरवी रखा है, ठीक है। अब ये गोल्ड आपने किसको दे दिया है, बैंक को दे दिया है। किसको दे दिया है, बैंक को दे दिया है। अब बैंक चाहे इसका जैसा भी यूज़ करे, जब तक आपकी ईएमआई की पेमेंट नहीं हो जाती है तब तक आपको बैंक गोल्ड वापस नहीं करेगा। आपका लोन जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक आपका गोल्ड जो है वो बैंक के पास है। अब बैंक चाहे जिसको ऐसा यूज़ करे, ठीक है। नेक्स्ट है स्टॉक। आपने अगर स्टॉक रखे हैं, क्या रखे हैं, स्टॉक रखे हैं, तो अब देखो आपने स्टॉक का मतलब ये नहीं होता, स्टॉक का मतलब ये है कि भाई आपने कोई फॉर एग्जांपल कोई गैराज है, ठीक है, वहाँ पर आपका बहुत सारा सामान रखा हुआ है ना, और आपने उसको गिरवी रख दिया। क्या, उसको गिरवी रख दिया, तो इस पर क्या हो जाती है, सील हो जाती है ना। और इस पर सील होने के बाद आप इसका यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये बैंक की सील इस पर लग जाती है ना। सील बोलते ना, प्रॉपर्टी सील हो गई। सील हो गई मतलब किस पर, बैंक का कब्जा हो गया, ठीक है। अब आप इसका यूज नहीं कर सकते। ये किसके पास चली गई, बैंक के पास चली गई। तो स्टॉक भी आपके किसके पास चले गए, बैंक के पास। तो इस सिचुएशन में पोजीशन किसके पास रहेगा, हाँ, पोजीशन कहाँ रहेगा, पोजीशन रहेगा बैंक के पास। किसके पास रहेगा, बैंक के पास, ठीक है ना। क्योंकि बैंक आपकी प्रॉपर्टी का, आपकी सिक्योरिटी का यूज कर रहा है, ठीक है। इसलिए ये सिचुएशन कहलाएगी पोजीशन किसके पास गया, बैंक के पास गया, ठीक है। अब समझ गए कि प्लेज क्या होता है। भाई कोई मूवेबल सिक्योरिटी को जब हम बैंक के पास, मूवेबल है गोल्ड, कैसे मूवेबल है भाई, वो खुद नहीं चलेगा, बट मैंने आपको दिया, आपने लिया, राइट, है ना। अब जमीन क्या मूवेबल है, नहीं है वो मूवेबल, आप हाथ में उठा सकते हैं उसे, नहीं उठा सकते, राइट। लेकिन गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसको आप हाथ में उठा सकते हैं, है ना। अब स्टॉक आपने रखा है तो इसके अंदर का सामान तो मूवेबल है ना भाई, इसके अंदर का सामान तो मूवेबल है ना। तो बस वही सिचुएशन है कि गोल्ड जो है वो इसलिए मूवेबल में आता है और इसलिए हम इसे प्लेज कहते हैं। प्लेज है। अब प्लेज जो एक ऐसी सिक्योरिटी है, इसमें पोजीशन किसके पास होता है, आई थिंक ये क्लियर होगा, पोजीशन इसमें बैंक के पास होता है। क्यों, क्योंकि भाई गोल्ड और स्टॉक जैसी सिक्योरिटीज को बैंक जो होता है वो अपने पास रख लेता है और अपना यूज करता रहता है। ऐसे ही इसमें होता है एफडी और आरडी में, पोजीशन बैंक के पास रहेगा क्योंकि आप सिक्योरिटी बैंक को दे रहे हो और अब बैंक चाहे जिसका जैसा भी यूज कर ले। लेकिन इसका पेमेंट कब होगा, फ्यूचर में होगा, अभी नहीं हो रहा है, लेकिन बैंक एज अ गारंटी इसको रख रहा है ना। तो अब इसका यूज बैंक जैसा चाहे वैसा कर सकता है, ठीक है ना, ओके, है ना। चलो ये हो गया प्लेज। नेक्स्ट है हाइपोथिकेशन। क्या, हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन में भी क्या होता है कि आप मूवेबल आइटम्स को ही गिरवी रखते हैं। क्या, मूवेबल आइटम्स को ही गिरवी रखते हैं, बट इसमें क्या होता है, पोजीशन जो होता है वो बैंक के पास नहीं होता बल्कि कस्टमर के पास होता है।
किसके पास होता है? कस्टमर्स के पास। देखो आप इसमें कोई मूवेबल आइटम को ही गिरवी रखेंगे, क्या रखेंगे? कोई मूवेबल चीज, है ना, कोई मूवेबल लाइक अब जैसे गोल्ड है, गोल्ड तो प्लेज में चला गया, क्यों? क्योंकि भाई उसमें पोजीशन किसके पास है? बैंक के पास है। लेकिन इसमें आपको पोजीशन देखने को मिलेगा किसके पास? कस्टमर के पास, है ना, बोरोअर के पास। किसके पास? बोरोअर के पास। ठीक है, अब ये बोरोअर जो है, अब इसमें एग्जाम्पल सबसे अच्छा क्या हो सकता है? हम बोल सकते हैं व्हीकल लोन। क्या बोल सकते हैं? व्हीकल लोन। क्या? व्हीकल लोन। व्हीकल लोन में क्या होगा कि देखो आपने ली है कार, ठीक है, कार के लिए आपने लोन लिया है 10 लाख का, ठीक है। अब कार के लिए आपने 10 लाख का लोन लिया है, तो आपने इसको गिरवी रखा है, रखा है आपने इसको गिरवी, राइट, है ना। अब देखो कार के लिए आपने सॉरी गिरवी किसी चीज को नहीं रखा है आपने, बिल्कुल रखा भी एक तरीके से। देखो कार के लिए आपने 10 लाख का लोन लिया है, 2 लाख रुपए आपने दे दिए और बाकी के 8 लाख का क्या करवा दिया? फाइनेंस करवा दिया। क्या करवा दिया? फाइनेंस करवा दिया। कितने लाख का? 8 लाख का, ठीक है, बैंक ने दिया, ठीक है, ये 8 लाख रुपए। बट इसकी आपको ईएमआई की पेमेंट तो करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ईएमआई। अब ये ईएमआई अगर आपने देना बंद कर दिया, क्या कर दिया? ईएमआई देना अगर आपने बंद कर दिया, तो बैंक क्या करेगा? आपकी कार उठा के ले जाएगा। क्या करेगा बैंक? बैंक के पास चल जाएगी आपकी कार, है ना। तो प्रॉपर्टी किसके पास है? जब तक ईएमआई पे कर रहे हो प्रॉपर्टी आपकी है। जैसे ही ईएमआई पे करना बंद किया, कुछ टाइम हुआ और बैंक ने आपकी कार उठाई और लेकर गया, राइट, है ना। यही है कंडीशन, ये है हाइपोथिकेशन। क्या? हाइपोथिकेशन मतलब कि ऐसा लोन जो होता तो बिल्कुल एकदम प्लेज की तरह ही है कि मूवेबल चीज ही रख रहे हैं, बट वहां पर पोजीशन किसका होता है? एक व्यक्ति का, एक सॉरी कस्टमर का होता है। मतलब कि कस्टमर को पता होता है कि सॉरी कस्टमर का होता है, और कस्टमर क्या है? वहां पर ईएमआई पेमेंट करता है। अगर उसने ईएमआई पेमेंट नहीं की तो फिर सिचुएशन ये आएगी कि वो चीज जो है वो बैंक की हो जाएगी। बट जब तक वो लोन पे कर रहा है, उस सिचुएशन में वो चीज किसके पास रहेगी? पोजीशन ये कहता है कि वो चीज किसके पास रह रही है, उस चीज का यूज कौन कर रहा है? तो उस चीज का यूज कर रहा है पर्सन खुद, जिसने कार खरीदा है ना। मिस्टर ए ने कोई कार खरीदी है, फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी जी आए, उन्होंने कार खरीदी, हालांकि उन्हें लोन लेने की जरूरत नहीं है, बट उन्होंने कार खरीदी और 8 लाख का फाइनेंस कर दिया उस कार पर। या फिर आपने मोबाइल फोन खरीदा, फॉर एग्जाम्पल आपने मोबाइल फोन ले लिया, लाइक पर्सनल लोन, ठीक है, मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से, है ना, आपने मोबाइल फ़ोन वगैरह खरीदा है, तो उस सिचुएशन में भी क्या हो सकता है कि भाई बैंक जो है, मोबाइल तो आपका ही है, मोबाइल तो आपका ही है ना, बट क्या हो रहा है कि अगर ईएमआई नहीं दी तो बैंक ले जाएगा, बट आप तो उसका यूज़ कर रहे हैं ना अभी, तो वो सिचुएशन क्या कहलाएगी कि वो आपका कहलाएगा क्या? हाइपोथिकेशन, ठीक है। तो आई होप ये लोन के कुछ टाइप्स होंगे जो क्लियर होंगे सभी को। क्या क्या पढ़ा हमने? देखो इसमें लिखा हुआ है लीन। लीन क्या होता है कि भाई सिक्योरिटी दे रहे हैं लेकिन वो अभी पेमेंट नहीं होगी। सेकेंड है मोर्टगेज। मोर्टगेज क्या होगा? इमूवेबल सिक्योरिटी रख रहे हैं। एक है प्लेज, एक क्या है? प्लेज, ठीक है, एक क्या है? प्लेज, ये जो है वो हाइपोथिकेशन है, ठीक है। एक है प्लेज। प्लेज मतलब जिसको आप कह सकते हैं प्लेज मतलब क्या कि मूवेबल सिक्योरिटी दे रहे हैं, बट पोजीशन किसके पास है? बैंक के पास है। एक होता है हाइपोथिकेशन, है ना, इसमें क्या होता है कि किसके पास होती है? किसके पास होती है? जो सिचुएशन होती है वो किसके पास, जो अधिकार होता है वो किसका होता है? पर्सन का होता है, कस्टमर का होता है ना, ठीक है। अब देखो यही पढ़ रहे हैं हम, लोन, ठीक है। Lien is the first type of security that gives the lender the right to retain the borrower's goods. क्या? लीन। लीन बोरोअर्स गुड्स को आपने एफडी की, एफडी की किसको दिया? बैंक को दिया। अधिकार किसके पास चला गया? राइट्स किसके पास चले गए? बैंक के पास चला गए। तो वही चीज लिखिए, ठीक है। अंटिल द बोरोड अमाउंट इज रिपेड, इट कम्स अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। ये याद रखना कि इट कम्स अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत ये आता है। देखो इसमें चीज तो आपके बैंक ने ले ली, वही चीज तो लिखी है, दैट गिव्स द लेंडर द राइट टू रिटेन द बोरोअर्स गुड्स, है ना। मतलब कि जो लेंडर है वो कौन है? लेंडर हमेशा कौन रहेगा? लेंडर हमेशा बैंक रहेगा।
लेंडर कौन है? बैंक। बैंक को ये अधिकार दिया है कि बैंक क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, इसके समान गुड्स, गुड्स मतलब कोई भी वस्तु, मतलब कि बोरोअर की वस्तु को अपने पास धारण कर, अपने पास रख सकता है जब तक कि जो बोरोड अमाउंट है वो रिटर्न या रिपेड नहीं हो जाता। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखी हुई है। और ये आता है, ये याद रखना कि भाई ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चीज है ऑल्दो द बोरोअर रिमेन्स द ओनर ऑफ द गुड्स। सीधी बात है कि भाई एफडी तो तुम्हारी ही रहेगी, भले ही वो बैंक के पास चली जाए। ओनर कौन रहेगा हमेशा? ओनर कौन रहेगा? लेंडर नहीं रहेगा, बोरोअर रहेगा। लेंडर हमेशा बैंक रहता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो लेंडर बोरोअर नहीं रहेगा, बैंक बोरोअर है, सॉरी लेंडर जो है वो क्या नहीं रहेगा, बोरोअर रिमेन द ओनर ऑफ द गुड्स। मतलब कि सीधी बात है कि बोरोअर जो है वो हमेशा ओनर रहता है प्रॉपर्टी का, सीधी सी बात यही है। ठीक है, the lien agreement specifies whether it is related to a particular debt or multiple debts। ठीक है, तो किसी विशेष ऋण या ऋणों से संबंधित है या नहीं। ठीक है, ये बताता है कौन? लीन। ठीक है, तो ये होता है लीन, मतलब कि जिसमें अधिकार किसके पास है? बोरोअर के पास ही है। ठीक है, लेकिन वो सामान किसके पास पहुंच गया? बैंक के पास पहुंच गया। ठीक है, नेक्स्ट है, ये लीन के बारे में ही लिखा हुआ है। एक है मोर्टगेज। मोर्टगेज मतलब आप किसी चीज को गिरवी रख रहे हैं, गिरवी रखना ही कहते हैं इसे हिंदी में, राइट। मोर्टगेज, मोर्टगेज मतलब समझ गए, इमूवेबल प्रॉपर्टी रख दी हमने। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये आता है बंधक संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882। क्या? बंधक संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882। इट कम्स अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इसको याद रखना है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंतर्गत ये आता है। क्या? मोर्टगेज। ठीक है, मोर्टगेज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंतर्गत आता है। इसका उपयोग जब किया जाता है, कब किया जाता है? इट इज यूज्ड व्हेन बोरोअर हैज एक्चुअल पोजेशन ऑफ द एसेट्स। मतलब कि बोरोअर के पास क्या हो? सही पोजेशन, मतलब बोरोअर के पास राइट्स होना चाहिए। जो असेट उसने रखा है वो सच में उसका मालिक है कि नहीं। आपने घर गिरवी रखा है, क्या रखा है? घर गिरवी रखा है, होम लोन लिया है, और या फिर आप कह सकते हैं कि होम लोन की सिचुएशन में आपने जमीन गिरवी रखी है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। क्या? लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इसको ले सकते हैं आप कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, आपने कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी है बट आप उसके रियल मालिक हैं कि नहीं। ठीक है, ये जरूरी है। तो इसका उपयोग तब किया जाता है जब उधारकर्ता के पास उस परिसंपत्ति का वास्तविक कब्जा या वास्तविक अधिकार होता है ना। ये उस सिचुएशन में हम क्या लेते हैं? गिरवी रखते हैं किसी भी चीज को, है ना। नेक्स्ट है द पोजेशन हु ट्रांसफर, द पर्सन हु ट्रांसफर्स द इंटरेस्ट इज नोन एज द मोर्टगेजर, है ना। वाइल द पर्सन हुम इट इज ट्रांसफर्ड, मतलब कि भाई जिसके लिए उधारकर्ता को ऋण दिया जाता है, ठीक है, जिस चीज के लिए उधारकर्ता को ऋण दिया जाता है उसको बंधककर्ता के रूप में जाना जाता है, और जबकि हस्तांतरणकर्ता बंधककर्ता होता है। मतलब जो दे रहा है वो क्या है? मोर्टगी है। इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा नहीं, इसको प्लेज ही पढ़ना, ठीक है, प्लेज ही ठीक है। ये इसको इंग्लिश में ही पढ़ना, वही ठीक रहेगा, है ना। कुछ चीजें इंग्लिश में ही पढ़ी जानी चाहिए, है ना। तो अनदर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी, अ प्लेज कैन बी अंडरस्टूड एज द bailment of goods as the security for the payment of money or performance of promise। क्या था? प्लेज क्या था? मूवेबल प्रॉपर्टी थी। क्या थी? मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब अगर आप कोई मूवेबल प्रॉपर्टी रख रहे हैं, लाइक व्हीकल लोन। व्हीकल लोन क्या था? व्हीकल लोन किसके अंतर्गत आ रहा था? व्हीकल लोन आ रहा था किसके अंतर्गत? किसके अंतर्गत आ रहा था? इसी के अंतर्गत आ रहा था, प्लेज। सॉरी, व्हीकल लोन इसके अंतर्गत नहीं था, प्लेज, सॉरी, हाइपोथिकेशन में व्हीकल लोन था, राइट, है ना। इसमें कौन सा लोन था? इसमें था गोल्ड टाइप की चीजें, मतलब जो मूवेबल हो सकती हैं, है ना, मूवेबल हो सकते हैं ऐसी चीजें। ठीक है,
हाँ, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत आता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। पोजेशन किसके पास होता है ये ध्यान रखना है कि भाई पोजेशन किसके पास है। तो गोल्ड ले लिया है, पोजेशन किसके पास चला गया, बैंक के पास चला गया। किसके पास चला गया, बैंक के पास चला गया, क्योंकि गोल्ड का यूज कौन करेगा, बैंक करेगा, ठीक है। हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन क्या होता है, हाइपोथिकेशन हमने पढ़ लिया। हाइपोथिकेशन होता क्या है, व्हीकल लोन टाइप के लोन जो होते हैं हाइपोथिकेशन होते हैं, जिसमें पोजीशन किसके पास है, बैंक के पास है, बट जो प्रॉपर्टी क्या है वो मूवेबल है। क्या है, सिक्योरिटी कैसी है, कार आपकी सिक्योरिटी भी है। जब आप व्हीकल लोन लेते हैं ना, कार लोन अगर आपने लिया है तो कार लोन ना सिर्फ आपकी, क्या कह सकते हैं आप, ना सिर्फ आपने इसका लोन लिया है, बल्कि ये आपके लिए एक सिक्योरिटी का, ये बैंक के लिए एक सिक्योरिटी का काम भी करती है। कैसे, कि भाई अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो बैंक ये कार उठाकर ले जाएगी, ठीक है। इसीलिए रहती तो कार आपके पास है, लेकिन अगर आपने लोन पे नहीं किया, पूरी तरीके से लोन का पेमेंट नहीं किया, तो कार किसके पास चल जाएगी, सिक्योर बैंक के पास चली जाएगी, ठीक है। ये सिचुएशन है। और ये हाइपोथिकेशन एक्ट जो ये जो है सरफेसी एक्ट 2002 के अंतर्गत आता है। एक्ट बस याद रखना है, पोजीशन याद रखना है, और क्या होता है ये याद रखना है। इससे ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे तो हम क्या कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, ओके, है ना। ये देखो, चल संपत्तियों यानी वाहन ऋण के लिए अग्रिम राशि के विरुद्ध बंधक रखा जाता है, इसे हम कहते हैं हाइपोथिकेशन, है ना। ये लिखा है कि यदि कोई ग्राहक उधार ली गई धनराशि को चुकाने में भाई नहीं है कैपेबल, तो क्या करेगा, क्या करेगा बैंक, उसके स्वामित्व वाली परिसंपत्ति को बेचने और ब्याज सहित कुल राशि वसूलने का अधिकार रखता है, ठीक है। वही चीज इसमें कही गई है, इफ द कस्टमर इज अनेबल टू रिपे द बोरोड अमाउंट, द बैंक हैज द राइट टू सेल द एसेट ओन्ड बाय द कस्टमर एंड रिकवर द टोटल अमाउंट अलोंग विद द इंटरेस्ट। वही चीज लिखी हुई है जो भाई हमने पढ़ ली है ना। और ये हमने नॉस्टर अकाउंट वगैरह पढ़ा था। तो ये हमने क्या है, टाइप्स देख लिए कि भाई किस टाइप से आप लोन जो है वो काम कर रहा है, क्या कि भाई कितने टाइप की सिक्योरिटीज हैं मार्केट में, हम कितने टाइप की सिक्योरिटीज रखकर बैंक से लोन ले सकते हैं, और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो देखो, इन शॉर्ट अगर मैं देखूं तो हमने क्या क्या देखा टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी में। एक तो हमने कल का देखा कि भाई क्या होता है सिंडिकेट लोन, एक क्या होता है कंसोर्टियम, ठीक है। अब देखो, अगर मोर्टगेज की बात हो रही है, एक हमने मोर्टगेज देखा, एक हमने लीन देखा, एक हमने देखा प्लेज, ठीक है, और एक हमने लास्ट देखा जिसको हमने क्या बोला, हाइपोथिकेशन, है ना, हाइपोथिकेशन, ठीक है, हाइपोथिकेशन बोल दिया। अब ये जो मोर्टगेज है, मोर्टगेज काम कैसे कर रहा था कि भाई कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रख रहे थे, क्या बोल रहे थे हम, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रख रहे थे। इमूवेबल प्रॉपर्टी में आप समझ सकते हैं घर दुकान मकान, क्या बोल सकते हो आप, घर दुकान मकान, मतलब कि आप होम मतलब अपना हाउस भी रख सकते हैं, या फिर आप कोई जमीन भी रख सकते हैं, इस टाइप से कोई भी ऐसी चीज, ठीक है। अब ये चीज आपने रख दी है तो बैंक इसका यूज तो कर नहीं लेगा, तो पोजेशन किसके पास रहेगा, पोजेशन किसके पास रहेगा बताओ, पोजेशन रहेगा बोरोअर्स के पास, किसके पास रहेगा, बोरोअर के पास, ठीक है ना, मोर्टगेज में। नेक्स्ट है लीन, लीन वो सिचुएशन है जब आप एफडी जैसी चीज को गिरवी रख दें, मतलब जिसका पेमेंट अब तक नहीं हुआ है, बट बैंक के यूज में चूंकि आ गई है, इसलिए पोजीशन किसके पास चला गया, बैंक के पास आ गया, किसके पास आ गया, बैंक के पास। नेक्स्ट है प्लेज, प्लेज क्या था भाई, आपने कोई मूवेबल सिक्योरिटी रखी है, मूवेबल सिक्योरिटी, मूवेबल सिक्योरिटी रखी है, बट इसका जो पोजेशन है वो किसके पास है, बैंक के पास है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, ठीक है, आपने बैंक को गोल्ड दिया है या कोई स्टॉक दिया है, तो वो सिचुएशन क्या कहलाएगी कि आपने प्लेज, प्लेज सिक्योरिटी के रूप में रखी है, और इसमें पोजेशन किसके पास गया, पोजेशन गया बैंक के पास गया। क्यों, क्योंकि भाई बैंक इसका जब तक चाहे यूज कर सकता है, जब तक आप इसको ईएमआई पेमेंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन में आप क्या कर रहे हैं, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी ही रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को ही गिरवी रख रहे हैं, बट इसमें पोजेशन किसके पास जा रहा है, इसमें पोजेशन जा रहा है, इसमें हम एग्जाम्पल लिया था व्हीकल लोन, है ना, व्हीकल लोन लाइक कार लोन टाइप्स के लोन जो है ना, इसमें पोजेशन जा रहा है बैंक के साथ, किसके साथ जा रहा है, सॉरी, इसमें पोजेशन जा रहा है बोरोअर के साथ, किसके साथ जा रहा है, बोरोअर के साथ, ठीक है ना। अब कौन सा किस एक्ट के अंतर्गत आता है ये भी हमने पढ़ लिया, है ना, ठीक है, ये सरफेसी एक्ट के अंतर्गत आता है।
ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ लिया है, एक बार इनके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और देख लीजिएगा कि किस एक्ट के अंतर्गत ये आता है। बाकी ये चीज़ें जो है ये शॉर्ट तरीका है पढ़ने का, आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। ओके, तो आई होप ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने आज देखा कि भाई, और एक चीज़ हमने क्या देखी, सिंडिकेट लोन क्या होता है। तो सिंडिकेट लोन क्या होता है कि जब आप कोई बैंक ग्रुप ऑफ सॉरी जब बहुत सारे बैंक मिलकर एक व्यक्ति को ऋण देते, क्योंकि उस व्यक्ति को या फिर उस पर्टिकुलर कंपनी को या उस संस्थान को, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है वो, उसको ज़्यादा लोन की ज़रूरत है, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होगा कि भाई हमें ज़्यादा नीड है कि हम क्या करें, क्योंकि हमें ज़रूरत ज़्यादा है, ठीक है। तो बैंक इतना सारा लोन एक साथ एक बैंक नहीं दे सकता, बट 3-4 बैंक मिलकर दे सकते हैं। तो जब इंटरनेशनली ये काम होता है तो सिंडिकेट लोन होता है, और लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो इंटरनेशनली और लॉन्ग टर्म के लिए ये काम होगा तो कौन सा होगा, लाइक एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यूपी को लोन दिया, ठीक है। नहीं छोड़ो, ये छोड़ो, ये तो खैर एक ही बैंक हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी ग्रुप ऑफ कोई किसी कंट्री, अक्सर ऐसा होता है ना कि भाई किसी कंट्री के बहुत सारे जो बैंक हैं वो मिलकर किसी एक इंस्टीट्यूशन को लोन देते हैं, ठीक है। ऐसी अक्सर न्यूज़ आती रहती है, मुझे एग्जांपल एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि भाई जब बहुत सारे बैंक मिलकर लोन दे देंगे, ठीक है, जब बहुत सारे बैंक जो है मिलकर लोन देंगे, तो वो सिचुएशन क्या कहलाएगी कि भाई इंटरनेशनल बैंक जो है वो भारत में लोन दे रहे हैं, तो वो कहला जाएगा सिंडिकेट लोन। वहीं अगर भारतीय बैंक मिलकर, भारत के 3-4 बैंक ने मिलकर मुकेश अंबानी को लोन दे दिया, ये हो गया डोमेस्टिक, और शॉर्ट टर्म के लिए दिया तो क्या कहलाया कि भाई ये कंसोर्टियम लोन है, ठीक है। इन दोनों ही सिचुएशन में अलग अलग चीज़ें क्या है कि भाई जब सिंडिकेट लोन आता है तो पूरा अधिकार जो है वो एक बैंक, जो लीडर बैंक होता है उसके पास होता है, उसकी शर्तें मानी जाती हैं। बट जब आता है कंसोर्टियम की बात, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, कंसोर्टियम में बात मानी जाती है उन 2 अदर बैंक्स की, ना कि लीडिंग बैंक की, है ना। वो 2 अदर बैंक्स यानी कि एसबीआई जाएगा पीएनबी और एचडीएफसी के पास, ठीक है ना। ये था भैया, क्या क्या था भाई, क्या कवर कर लिया, ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि हमारे टाइप्स ऑफ लोन पर था, और किस पर था, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, कि भाई कितने टाइप की सिक्योरिटी होती है, क्या क्या टाइप्स होते हैं सिक्योरिटी के, है ना। तो आई होप आज का लेक्चर सबको क्लियर होगा, राइट, है ना, कि हमने कितना कितना कहाँ कहाँ पढ़ा है, राइट, है ना। टीजर लोन हमने क्या देखा था, कि टीजर लोन क्या था, ये भी याद रखना कि टीजर लोन क्या था। टीजर लोन में हम होम लोन का एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें क्या था, लॉन्ग टर्म के लिए हम लोन ले रहे हैं बट वो रिटर्न नहीं हो रहा है, क्या सॉरी उसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, समय के साथ बढ़ता जा रहा है, टीजर लोन हो गया। ऐसे ही सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन के ये टाइप्स होते हैं, ठीक है। डिमांड लोन कब होता है, बैंक जब चाहे वापस ले लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होते हैं लोन के टाइप्स, है ना, और सिक्योरिटी के टाइप्स, है ना। तो हमने सिक्योरिटी के टाइप्स देखे, लोन के टाइप देखे, है ना। अब नेक्स्ट, सॉरी एक्चुअली हाँ, नेक्स्ट हमारा जो होने वाला है वो होगा एनपीए। अब सोचो अगर ऐसा हो कि भाई लोन वापस ही ना हो, सिचुएशन वो आए कि आपने जो लोन दिया है वो रिटर्न ही ना हो, बैंक ने जो लोन कस्टमर को दिया है वो रिटर्न ही ना हो, तो इसको हम बोलेंगे एनपीए, ठीक है, एनपीए। और एनपीए के बढ़ने से इंडियन इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्यों, क्योंकि कोई भी बैंक जो है जितना ज़्यादा लोन देगा, जितना ज़्यादा एनपीए बढ़ेगा, इकोनॉमी उतनी ज़्यादा गिरी हुई अवस्था में पहुंच जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई लूट मार मची है देश में, क्या लूट मार मची है, लोग बैंक से लोन ले रहे हैं लेकिन वापस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जब तुम पैसे ही नहीं दोगे बैंक को, तो बैंक कहाँ से, बैंक जो है वो आधारशिला है इंडियन इकोनॉमी की या किसी भी देश की इकोनॉमी की, राइट। तो ऐसी सिचुएशन आती है, तो ये है एनपीए, ये एक अलग से टॉपिक है ना, जिसको हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट। क्या बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट। और असेट इक्वल टू लोन, असेट इक्वल टू लोन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। बैंक के लिए असेट इक्वल टू लोन, ठीक है। तो ध्यान रखना, नॉन परफॉर्मिंग असेट या नॉन परफॉर्मिंग लोन मतलब कि वो चीज़ जो वापस नहीं, वो ऐसा लोन जो बैंकों ने अपने कस्टमर्स को दिया है बट कस्टमर्स ने उसको रिटर्न नहीं किया है, ये कहलाएगा एनपीए। क्या कहलाएगा, एनपीए। तो कल का हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है नॉन परफॉर्मिंग असेट। क्या कि भाई नॉन परफॉर्मिंग असेट होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, जिसमें ग्रॉस होता है और नेट होता है, ग्रॉस एनपीए होता है और नेट एनपीए होता है, ठीक है। तो ये टाइप्स होते हैं एनपीए के,
क्या, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए, है ना। ये दोनों टाइप्स होते हैं एनपीए के, और इसके अलावा भी जो है एनपीए में है थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए, जो हम कल पढ़ने वाले हैं कल के लेक्चर में। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, आज का जो है हमारा काफ़ी सारा हमने पढ़ लिया, राइट। हाँ चलो भाई, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं, कल पढ़ेंगे हम एनपीए। ओके, थैंक यू वेरी मच।